नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इन दिनों देश में दो मुद्दे सबसे अधिक चर्चा में हैं। पहला, पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत कैसे लेगा। दूसरा, जातीय जनगणना के लिए मोदी सरकार कैसे तैयार हो गई। दोनों ही सवालों के जवाब लोग अपने अपने तरीके से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जाति न सिर्फ हमारे सामाजिक ताने बाने की सच्चाई है, बल्कि हमारे देश में सामाजिक रिश्तों का भी आधार रही है। चुनावी राजनीति से लेकर वोटों की गोलबंदी तक में जाति ड्राइविंग सीट पर रही है। विपक्षी पार्टियां लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रही थी। मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने के ऐलान के बाद से इसका क्रेडिट लेने की विपक्षी पार्टियों में होड़ लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जातीय जनगणना के बाद क्या जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का फायदा मिलेगा। जब दिनों दिन सरकारी नौकरियां कम हो जा रही हैं, तो आरक्षण का फायदा कहां मिलेगा। क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करेगी। अगर 10 सरकारी पदों की वैकेंसी निकली तो सरकार किस जाति को आरक्षण का फायदा देगी और किसे नहीं। क्या जातीय जनगणना से मुस्लिम समाज के भीतर भी जाति की दीवार ऊंची होगी। क्या जातीय जनगणना से अब तक एकजुट माना जा रहा मुस्लिम समाज भी टूटेगा। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो जाति पर नई जंग में। क्या आपके जहन में ये सवाल आया है कि करीब 1 अरब 45 करोड़ आबादी वाले विशालकाय भारत में कितनी जातियां हैं। जातियों के भीतर भी जातियां बढ़ती हैं। साल 1931 की जनगणना के समय देश में कुल 4147 जातियां रिकॉर्ड की गई थी, पर 2011 की जनगणना में ये संख्या बढ़कर करीबन 50 लाख तक पहुंच गई। तो सवाल उठता है कि क्या 2025 में देश में जातियों की संख्या 50 लाख या 55 लाख के निशान को पार तो नहीं कर गई होगी। आखिर हमारी सामाजिक व्यवस्था के भीतर जातियों की संख्या बढ़ कैसे रही है। ऐसे में सरकार के सामने जातीय जनगणना की राह में पहली बड़ी चुनौती होगी जातियों के वर्गीकरण, यानी कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट की। दूसरी समस्या होगी कि लोग अपनी जातीय पहचान सही बताएं, क्योंकि लोग खुद को उस जमात में खड़ा करना चाहेंगे जहां आरक्षण का थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। मसलन बिहार में राय सरनेम भूमियार भी इस्तेमाल करते हैं और ओबीसी कैटेगरी में आने वाले यादव भी। शर्मा टाइटल ब्राह्मण भी लगाते हैं और ओबीसी कैटेगरी में आने वाली एक खास जाति के लोग भी। यही स्थिति पहाड़ियों में रावत टाइटल को लेकर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। जाति गणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। जब ये निर्णय हुआ, कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सरकार घर घर जाकर लोगों से उनकी जाति पूछेगी, जातियों का आंकड़ा तैयार करेगी। विपक्षी पार्टियां खुश हैं कि मोदी सरकार को आखिरकार जातीय जनगणना की बात माननी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जैसे विविधता वाले देश में जातीय जनगणना पूरा करना आसान काम है।
जातीय जनगणना के राह में सरकार के सामने पहली बड़ी चुनौती होगी जातियों के वर्गीकरण की। दरअसल हमारे देश में हजारों की तादाद में जातियां और उनके भीतर उपजातियां हैं। साल 2011 में हुई जनगणना में कुल 29 कॉलम थे। इनमें नाम, पता, पेशा, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवाल थे। माना जा रहा है कि इस बार जनगणना फॉर्म में कॉलम यानी सवालों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जाति गणना के लिए अतिरिक्त कॉलम जोड़े जा सकते हैं। साल 1901 में हुई जनगणना में भारत में 1646 जातियों की मौजूदगी दर्ज की गई। साल 1931 में यह संख्या बढ़कर 4147 तक पहुंच गई। 1980 के दशक में मंडल आयोग ने ओबीसी के रूप में 3428 जातियों की पहचान की। 2011 में हुए द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में 46 लाख से अधिक जातियों का आंकड़ा पाया गया। एक ही जाति के लिए कई स्पेलिंग लिखे गए। मसलन बिहार में भूमिहार जाति के लोग पांडे, तिवारी, मिश्रा, सिन्हा, राय सरनेम लिखते हैं, लेकिन राय की स्पेलिंग कुछ RAI लिखते हैं, कुछ ROY लिखते हैं, कुछ RAY लिखते हैं। इसी तरह कुछ PANDE लिखते हैं, कुछ PANDEY लिखते हैं। जनगणना करने वालों को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सरनेम के आधार पर किसी की जाति का अनुमान लगाना छोड़ें। जैसे सिंह अगर कोई जाति है, किसी ने कहा कि मैं सिंह हूं, तो वो ठाकुर भी हो सकता है, वो ओबीसी भी हो सकता है और वो क्रिश्चियन भी हो सकता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जातियों के बीच बहुत घालमेल है। केंद्रीय सूची में जहां ओबीसी जातियों की संख्या करीब 2500 है, वहीं राज्यों की सूची में ओबीसी जातियों की संख्या 3000 से अधिक है। ऐसे में जरूरी नहीं कि राज्य सरकारें जिसे ओबीसी मानती हो उसे केंद्र भी ओबीसी माने। पिछड़ी जातियों में भी इसी तरह की स्थिति है। अगर वास्तव में इसमें कायदे से जनगणना हो और जातियों की संख्या और उपजातियों की संख्या गणना की जाए, तो उपवर्गीकरण को आरक्षण से जोड़ के हम सामाजिक न्याय की सच्ची अवधारणा तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में जातीय जनगणना शुरू करने से पहले सरकार को जाति और उपजाति का वर्गीकरण करना होगा। सरकार द्वारा तय वर्गीकरण लिस्ट लेकर जनगणना कर्मी लोगों के बीच में जाएंगे। पहले से तैयार लिस्ट में से नाम, टाइटल, स्थान, गोत्र, उपनाम, वंश के आधार पर जाति या उपजाति का रिकॉर्ड जनगणना फॉर्म के कॉलम में दर्ज किया जा सकता है। अगर पहले से जाति और उपजाति का वर्गीकरण नहीं होगा तो बहुत हद तक संभव है कि जातियों की संख्या 2011 में दर्ज संख्या से बहुत अधिक सामने आए। हमारे देश में एक नारा दशकों से लगता रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सोशलिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाज के पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए यूपी और बिहार में प्रयोग किया। इसका नतीजा ये रहा कि पिछड़े सत्ता में आए तो देश में जातीय राजनीति के लिए जमीन भी तैयार हुई। लेकिन हम लोग अभी 1931 के जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही अनुमान लगाते रहे हैं। माना जा रहा है कि इस साल सितंबर महीने में जातीय जनगणना का काम शुरू होगा। साल 1931 की जनगणना में पिछड़ी जातियों की संख्या 52% बताई गई थी। इसी को बेस मानकर मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण मिला। बिहार में हुई जातीय सर्वे में ओबीसी की गिनती अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के तौर पर हुई, जिसके मुताबिक ओबीसी कैटेगरी में आने वाली आबादी 63.13% है। तेलंगाना की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीबन 65% बताई जा रही है। ज्यादातर राज्यों में प्रमुख जातियां अपनी संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताती रही हैं। ऐसे में जातीय जनगणना के आंकड़ों से एक बात साफ हो जाएगी कि किस जाति की संख्या कितनी है। लेकिन अगली समस्या ये होगी कि ज्यादातर लोग खुद को एक ऐसी जातीय कैटेगरी में शिफ्ट करने की जद्दोजहद करते दिख सकते हैं जहां आरक्षण मिलने की संभावना अधिक हो। इसमें एक समस्या और है
जब देश में नौकरियां दिनों दिन कम होती जा रही हैं या गिनती की वैकेंसी निकल रही है, उसमें समान कैटेगरी में खड़ी किस जाति को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ये कैसे तय होगा? ऐसे में क्या कोटा के भीतर कोटा कल्चर और बढ़ेगा? हमारे देश में एक छात्र के लिए रिजर्वेशन का क्या मतलब है, इसे इसी साल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए हुई जेईई मेन के कट ऑफ से समझा जा सकता है। जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ बनी जनरल 93.10 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस 80.38 परसेंटाइल, ओबीसी 79.43 परसेंटाइल, एससी 61.15 परसेंटाइल, एसटी 47.90 परसेंटाइल। जेईई एडवांस में अच्छी रैंकिंग के बाद ही छात्रों को देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटीज में दाखिला मिलता है। मतलब एक ही परीक्षा में जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए कट ऑफ 93.10 परसेंटाइल है, तो एसटी कैटेगरी में 47.90 परसेंटाइल। जैसा हम जानते हैं दलित और आदिवासी समाज के लिए ऑलरेडी वो है, तो उसमें जो सामान्य सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सरकार ऐसी कर चुकी है, तो वहाँ समझिए ये मान के चलिए मोटे तौर पे कि 100% जो है आरक्षण हो जाएगा। तो मेरिट की जगह कहाँ आएगी? मेरिट का आदमी जो है अगर वो सामान्य जाति से है या उच्च जातियों से है, वो कहाँ जाएगा? देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में 2025 नंबर की परीक्षा में नौकरी के लिए कट ऑफ बना जनरल के लिए 947 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 917 नंबर, ओबीसी के लिए 910 नंबर, एससी के लिए 880 नंबर और एसटी के लिए 884 नंबर। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी सर्विसेज के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। एक साथ परीक्षा में बैठे दो उम्मीदवार बराबर नंबर हासिल करने के बावजूद एक नौकरी के लिए चुन लिया जाता है और दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह की स्थिति सरकारी कॉलेजों में दाखिले में भी होती है। ऐसे में आरक्षण का फायदा लेने के लिए लोग जानकारी में हेर फेर भी कर सकते हैं। जातीय जनगणना के दौरान समाज का एक हिस्सा ऐसी जद्दोजहद करता भी दिख सकता है जिससे वो आरक्षण के दायरे में आ सके। एक तो ये कि लोग गलत तरीके से तो लोग अभी भी बनवा लेते हैं। जिस देश में सर्टिफिकेट पैसा दे करके बन जाते हो, चाहे कोई भी सरकार बैठी हो, तरह तरह के सर्टिफिकेट फर्जी बन जाते हैं, तो इसमें ये मुमकिन है। लेकिन उससे समाज में उथल पुथल कैसी होगी? ये कम इंसिडेंट्स होते हैं जहां लोग फर्जी तरीके से बनवाते हैं, होते तो बहुत कम ही है, वो पकड़े जाएंगे। जातीय जनगणना से पहली बात तो यही होगी कि किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, इसकी सटीक जानकारी मिलेगी। दूसरी, हर जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय किया जा सकेगा कि किस जाति समूह को सही मायनों में आरक्षण की जरूरत है और अब तक किस जातीय समूह ने आरक्षण का फायदा उठाकर अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कोटा के भीतर कोटा तय करने में सहूलियत होगी, जिससे आरक्षण समेत दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा सही मायनों में जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन इस बात के चांस अधिक हैं कि जातीय आंकड़ों के आधार पर कोटा में कोटा बढ़ाने की मांग नए सिरे से जोर पकड़े। वो जातियां भी आरक्षण की मांग जोर शोर से करने लगे जो अब तक आरक्षण के दायरे से बाहर हैं। इस रेस में कई जातियां पहले से हैं। वैसे भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ने जन्म की जगह आर्थिक स्थिति के आधार पर देश की बड़ी आबादी को आरक्षण की छतरी के नीचे खड़ा कर दिया है। जातियों में एक अंदरूनी विषमता भी होती है। उस विषमता के कारण कुछ जातियां ज्यादा लाभ उठाती हैं आरक्षण का और कुछ जातियां बिल्कुल कोई लाभ नहीं उठा पाती। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो जो चालू भाषा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित नॉन दलित, ट्राइब नॉन ट्राइब, उससे ऊपर उठे और जो समाज का सच है उसको सामने ले आए।
हैरानी की बात यह है कि देश में दिनों दिन सरकारी नौकरियां घट रही हैं, गिनती के पदों के लिए भर्तियां निकल रही हैं। ऐसे में अगर 10 या 15 पदों की वैकेंसी निकलती है तो सरकार किस तरह से ये तय करेगी कि कोटा के भीतर किस कोटे के उम्मीदवार को आरक्षण मिलेगा। मान लीजिए अगर ओबीसी कोटा में 1 पद के लिए वैकेंसी है तो फिर कोटा के भीतर कोटा सिस्टम का कितना मतलब रह जाएगा। कुछ राजनीतिक दल प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करने की मांग करते रहे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग नए सिरे से जोर पकड़ सकती है। बीजेपी जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने की कोशिश बिहार के सियासी अखाड़े में करेगी, पर जातीय जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने में 1 से 1.5 साल का समय लगना तय है। ऐसे में 2026 के आखिर तक जातीय जनगणना के आंकड़ों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद यूपी और पंजाब विधानसभा का चुनाव हो सकता है, जहां उसका असर दिख सकता है। जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद सरकार पर रिजर्वेशन लिमिट यानी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ना तय है। इतना ही नहीं, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण लागू करने की मांग जोर शोर से उठ सकती है। जातीय जनगणना का साइड इफेक्ट तो मुस्लिम समुदाय पर भी पड़ेगा। साल 2011 की जनसंख्या के मुताबिक देश की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 14% से अधिक थी। सामान्य तौर पर मुस्लिम वोटर एकजुट माना जाता है, लेकिन जातीय जनगणना से मुस्लिम समुदाय के भीतर की जाति व्यवस्था भी खुलकर सामने आने के ग्रह संयोग बनने लगे हैं। मसलन बिहार में 2 साल पहले हुए जातीय सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक सूबे में 17.7% मुसलमानों में से 4% आबादी अगड़े मुसलमानों की है। बाकी पसमंदा और दलित मुसलमान हैं। ओबीसी रिजर्वेशन में पसमंदा मुसलमानों के कुछ जातियां शामिल हैं। ऐसे में अगर आरक्षण के नाम पर मुस्लिम समुदाय भी आपस में जाति की दीवार ऊंची करता दिखे तो हैरानी नहीं होगी। आजादी के बाद अब तक जितनी बार भी जनगणना हुई है उसमें मुस्लिमों की गिनती धर्म के आधार पर होती रही है, लेकिन इस बार की जनगणना में मुस्लिमों की गिनती जाति के आधार पर होगी। जाति का सिस्टम मुस्लिम समुदाय के भीतर भी है, लेकिन हिंदुओं की तरह मुखर नहीं रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखें तो देश का मुस्लिम वोटर बहुत हद तक एक तरफा वोट की चोट करते रहे हैं। बीजेपी बहुत कोशिशों के बाद भी इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अपने पाले में नहीं छोड़ पाई है। ऐसे में जातीय जनगणना के बाद मुस्लिम समुदाय के भीतर की जाति व्यवस्था के खुलकर सामने आने के चांस हैं। मुस्लिम समाज लाख कहे कि हमारे यहाँ जाति नहीं है या एकता है और सब कुछ एकीकरण है, लेकिन फैक्ट ये है कि जब सामाजिक स्तर पे आप उनको देखते हैं तो वहां पे आपको जातियां मुस्लिमों में भी दिखाई देती हैं। भारत की मुस्लिम आबादी में 3 वर्ग साफ साफ दिखते हैं, अशरफ, अजलाफ और अरजाल। इसमें अशरफ को अगड़े और बाकियों को पिछड़े मुसलमान माना जाता है। 2 साल पहले बिहार में हुए जातीय सर्वे में सूबे में मुस्लिमों की संख्या 17.7% बताई गई, जिसमें सिर्फ 4% ही अगड़े मुसलमानों की श्रेणी में निकले। उसमें शेख मुसलमानों का वर्चस्व है। बिहार के पिछड़े मुसलमानों में अंसारी, मदरिया, नालबंद, सुरजापुरी और मलिक आते हैं। बिहार में पसमानदा मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी और एससी कैटेगरी में आरक्षण मिलता है। मडरिया, मलिक, सुरजापुरी, मुस्लिम और नालबंद ओबीसी में शामिल हैं और इन्हें आरक्षण का फायदा मिल रहा है। इसी तरह अति पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम समुदाय की कई उपजातियां शामिल हैं, जिनमें कसाब, डफाली, धुनिया, भाट, मदारी, मोर शिकार, अंसारी, चुडिहार, रंगरेज जैसी जातियां शामिल हैं। तेलंगाना के जातिगत सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई कि सूबे के ज्यादातर मुस्लिम पिछड़े वर्ग से हैं। कर्नाटक में भी जातीय सर्वे कराया गया था, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं आए।
कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का बिल जब विधानसभा से पास हुआ तो बहुत सियासी शोर मचा। राज्यपाल ने इस बिल को राष्ट्रपति के पास इस नोट के साथ भेजा कि संविधान धर्म आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। भारत में अभी मुसलमानों को सबसे ज्यादा आरक्षण केरल में मिलता है। ओबीसी कोटा के भीतर ही मुस्लिम कोटा तय है। तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों के लिए 3.5% आरक्षण का इंतजाम है। कई दूसरे राज्यों में भी ओबीसी कोटा के भीतर पिछड़ी मुस्लिम जातियों को आरक्षण का फायदा मिलता है। जब ये पहली दफे जब मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसमें ही प्रोविजन था कि मुस्लिम्स में जो सब जाति है, मुस्लिम्स में वैसे जाति इस्लाम में जात नहीं होती है, लेकिन यहाँ मंडल कमीशन में इसको रखा गया था और उसमें कुछ ऐसी जातियाँ थी मुसलमानों में जिनको बैकवर्ड समझ करके उन्हें रिजर्वेशन भी दिया गया था। अब एक्चुअली उनको मिला कि नहीं मिला, कितना मिला, ये बड़ा भारी प्रश्न है अभी भी। अभी पूरे देश में मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही डेटा मौजूद नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया है। जातियों की गिनती कैसे होगी इसका मॉडल अभी तक सामने नहीं आया है। अभी ये भी साफ नहीं है कि ओबीसी या अति पिछड़े कैटेगरी में शामिल मुस्लिम जातियों और उपजातियों को किस तरह गिना जाएगा। एक बात तय है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों से मुस्लिम समाज के भीतर की जाति व्यवस्था खुलकर सामने आनी तय है। अब तक एकजुट माना जा रहा मुस्लिम वोटर भी कई खांचों में बटा दिख सकता है। ये भी संभव है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर अपनी जाति की हिस्सेदारी को देखते हुए आरक्षण की मांग उठे। ये भी संभव है कि आरक्षण और दूसरी सरकारी सहूलियतों के लिए मुस्लिम समुदाय अगड़ा पिछड़ा में बढ़ते हुए अपने नफा नुकसान के हिसाब से पाला चुनना शुरू कर दे। ये भी अजीब विडंबना है कि कभी जाति की राजनीति की काट के तौर पर धर्म के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयोग हुआ था, यानी मंडल के जवाब में कमंडल। पर अब धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण कमजोर पड़ने के बाद जाति के जोड़ तोड़ के लिए रास्ता चौड़ा किया जा रहा है। एक दौर था जब यूपी और बिहार में सत्ता समीकरण 2.5 जात के फॉर्मूले में देखा जाता था। यूपी में मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक में दूसरी जातियों को जोड़कर सत्ता हासिल की, तो बिहार में लालू यादव ने भी इसी फॉर्मूले को आजमाया। लेकिन मोदी शाह के दौर में हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद प्लस विकास की हवा में जाति की राजनीति कमजोर होती दिखी और गरीब बनाम अमीर की राजनीति ने आकार लिया। बीजेपी के दिग्गज नेता एक और जहां चुनाव में राष्ट्रवाद और विकास की बातें करते दिखते हैं, वहीं बीजेपी रणनीतिकार जातीय समीकरणों को साधने पर फोकस करते रहे। शायद 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को महसूस हुआ कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण अब उतना असरदार नहीं रहा। ऐसे में जातीय जनगणना का ऐलान कर सरकार ने एक तीर से 2 निशाना साधा। पहला, विपक्ष का जातीय जनगणना कराने जैसे बड़े मुद्दे को एक झटके में ही हाईजैक कर लिया। दूसरा, आरक्षण कैटेगरी में जातियों को ऊपर नीचे करने के लिए खिड़की दरवाजे खोल दिए। हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और आरजेडी के सबसे मुखर नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को एक खुला खत लिखकर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए विधायिका और संसद में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग भी की। मतलब आने वाले दिनों में जातीय जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से विधानसभा से संसद तक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग भी उठनी तय है। जातियों की संख्या के हिसाब से नौकरी और स्कूल कॉलेज में दाखिले में आरक्षण बढ़ाने घटाने की मांग भी जोर शोर से उठनी तय है। विरोधी पार्टियां लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रही थीं। एनडीए में शामिल बीजेपी के कई गठबंधन साझेदार इसके पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी जातीय जनगणना से इनकार करती रही। पर मोदी सरकार ने अचानक जातीय जनगणना का फैसला क्यों लिया, इसे अलग अलग चश्मों से देखने की कोशिश हो रही है। समाज के हर वर्ग के
सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए ये फैसला किया गया है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या जो बैकवर्ड राजनीति के अपने आप को चैंपियन कह रहे हैं, उनको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के पीछे वजह चाहे जो भी रही हो, विपक्षी पार्टियां इसे अपनी जीत मान रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो मुद्दा सबसे अधिक गर्म होने की संभावना है, वो है आरक्षण सीमा को बढ़ाने का, आरक्षण कैटेगरी में विस्तार का। जो ये जातियां हैं जिनको आरक्षण मिलता है वो 50% से कहीं ज्यादा है। अब इसमें आएगी और उनमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा जातियों के बीच का, वो भी बड़ा मैटर करेगा और वो राजनीति सर्टनली गर्माएगी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कुल आरक्षण 60%, बिहार में 74%, झारखंड में 77%, मध्य प्रदेश में 60%, छत्तीसगढ़ में 82%, महाराष्ट्र में 62%, तमिलनाडु में 69%, राजस्थान में 64% है। कमोबेश ज्यादातर राज्यों में आरक्षण 50% की सीमा के पार है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में तो 80% तक आरक्षण है। जाति जनगणना के आंकड़ों के बाद इस बात पर सियासत तेज होने के आसार हैं कि ए जाति को उसकी संख्या के हिसाब से कम आरक्षण मिल रहा है तो बी जाति को अधिक। ऐसे में कोटा के भीतर कोटा बढ़ाने की राजनीति नए सिरे से आकार ले सकती है। भारत की संघीय व्यवस्था में जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार को सौंपा गया है। कानून बनाने, आरक्षण तय करने और आरक्षण की कैटेगरी में जातियों को जोड़ने घटाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। ऐसे में असली समस्या जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद शुरू होगी। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने वाला कानून बन चुका है, लेकिन ये जमीन पर कैसे और कब उतरेगा, इसका सबको इंतजार है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं जातीय जनगणना के आंकड़ों के बाद संसद और विधानसभाओं में ओबीसी के लिए भी सीटें रिजर्व करने की मांग तो नहीं उठने लगेगी। संविधान में शुरू में आरक्षण 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, पर यह खत्म होने की जगह लगातार बढ़ ही रहा है। कई राज्यों में आरक्षण सीमा 50% के निशान को पार कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ओबीसी आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की तैयारी में है। अगर ये हो गया तो कर्नाटक में कुल आरक्षण 85% हो जाएगा, तमिलनाडु में 69% तो झारखंड में 77% आरक्षण है। फिलहाल हमारे देश में कई कैटेगरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, मसलन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एसेट्रा। ऐसे में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद बड़ा बदलाव आरक्षण कैटेगरी में शामिल जातियों की लिस्ट में भी देखा जा सकता है। आरक्षण कैटेगरी में नई जातियां जुड़ सकती हैं और पहले से मौजूदा जातियां हटाई जा सकती हैं। कोटे के भीतर कोटा बढ़ाने की मांग तेज होनी तय है। ऐसे में अब संघर्ष अगड़ी बनाम पिछड़ी जातियों में नहीं, बल्कि आरक्षण के लिए एक ही कोटा के भीतर मौजूद जातियों में बढ़ना तय है। ऐसे में केंद्र सरकार अपने तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी जातियों की लिस्ट तैयार करेगी। राज्य सरकारें अपने तरीके से आरक्षण और दूसरी सरकारी सुविधाएं देने के लिए जातीय जनगणना के आंकड़ों का हवाला दिया जाएगा। ऐसे में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद एक तरह से देश की चुनावी राजनीति में रिसेट बटन दबना तय है, जहां से सभी राजनीतिक दल नए सिरे से अपनी रणनीति को धार देते दिख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।